अगर आपने ज़बानी प्रेज़ेंट करना हो, तो कंटेंट के अलावा अच्छे कंटेंट के अलावा उसमें और कौन-सी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए जो कि एक अच्छी ओरल प्रेज़ेंटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? तो हम ओरल प्रेज़ेंटेशन स्किल्स की बात करें दूसरी बात, ओरल प्रेज़ेंटेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशंस की बात नहीं करते। हम हम किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम मीटिंग की बात करते हैं, हम इंटरव्यू की बात करते हैं, हम प्रेज़ेंटेशन की बात करते हैं। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी भी गिवन कंटेंट के ऊपर वो ओरल प्रेज़ेंटेशन स्किल्स के अम्ब्रेला में या उसके हिस्से में आता है। ठीक है? इसको हम ज़रा मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी मैम। हाँ, ठीक। अच्छा जी इसको थोड़ी-सी बेसिक रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा-सा मुश्किल है आई नो लेकिन हम इसको थोड़ा-सा चलेंगे इंशाल्लाह जहाँ आपको इश्यू हुआ प्लीज़ रेज़ योर हैंड तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई कर दूँगी। अच्छा दूसरी बात ये है कि उर्दू बाज़ार जो है वो महल है, लाहौर का उर्दू बाज़ार फंक्शनल है किसी हद तक आप दोनों सियाज़ मुझे याद कराएँगे मैं आपको नंबर दे दूँगी, वैसे ऑनलाइन भी नंबर मिल जाता है इल्मी बुक स्टोर का, आप वहाँ से बुक्स काइंडली ऑनलाइन मँगवा लें। बहुत ज़रूरी है कि आपको वो बुक मिल जाए। हर बंदा अपनी अलग भी डिलीवर करा सकता है क्योंकि आप सब लोग अब डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे हैं, तो वो अलग भी भेज सकते हैं, आपको इकट्ठा भी भेज सकते हैं। ठीक है सीआर? जी मैम, ठीक है। हाँ, इसके इसका ये है कि अगर आपके पास बुक भी होगी तो आसानी होगी, मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ये देखना है आपको याद होगा हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के शुरू का लेक्चर में पढ़ा था कि आपने आइडिया डिस्कस करना है, आपने ऑडियंस को एनालाइज़ करना है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने बेसिक कंटेंट को देखना है, उसके बाद आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करने हैं, आपने ऑर्गेनाइज़ करना है डाटा और फिर कहीं जाके आप कंटेंट लिखने जाते हैं। ये भी यही कुछ ही है। दिस इज़ द सेम थिंग जी। आपने ये सब चीज़ें जो करनी है, आपने जब प्रिपेयर करना है किसी ये ऐसे नहीं होता आप बड़े से बड़े स्पीकर्स, बड़े से बड़े कम्युनिकेटर्स ऐसे नहीं करते हैं कि वो आते हैं और रोस्ट्रम पे खड़े होते हैं और बोलने लगते हैं। इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। Anybody and everybody who comes up to say something वो पहले अपनी तैयारी करके आते हैं, वो प्रिपरेशन करके आते हैं, वो प्लानिंग करके आते हैं जी। हम सबसे पहले देखते हैं कि वो उस प्लानिंग और प्रिपरेशन में क्या चीज़ें हैं जो होती हैं। ये एक चेकलिस्ट आपको नज़र आ रही है कि ये सब काम आप पहले करते हैं अपने कोई भी प्रेज़ेंटेशन देने से पहले, कोई भी बात करने से पहले। अच्छा जी, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने आपको पहले कहा था, आपका एम क्या है? आपने बेसिक बात आप क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं? आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, आप कोई प्रोडक्ट को बताना चाहते हैं, आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई आइडिया पे कन्विंस करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपने आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। आपकी प्रेज़ेंटेशन या आपकी मीटिंग या आपकी जो भी कम्युनिकेशन कह रहे हैं, उसका टाइटल क्या है? फिर आपकी ऑडियंस आती है। आप किन लोगों से बात करने जा रहे हैं? उनकी एज क्या है? आपने अपनी ऑडियंस का एनालिसिस करना है, ये बात हो रही है। उसके बाद आपका मेन आइडिया क्या है? आपने आइडेंटिफ़ाई करने हैं कि ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं जो मैंने शुरू से आपने बोलने शुरू करने हैं। आपने अपने उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए वो पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई करने हैं। फिर आता है कि अच्छा जी जब उसको आपने अपना आइडिया बता दिया है, अपनी सारी बता दी है बात, तो अब आप ऑडियंस से क्या चाहते हैं? बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपनी आइडिया तो बता देते हैं पर ये नहीं बताते कि अब करना क्या है? आपको अपनी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं, लेट्स से कोई फ़ोन है, आप उसके लॉन्च पे हैं और आपने ये बता दिया है कि फ़ोन में ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि फ़ोन मिलेगा कहाँ से? उस फ़ोन को आप देख कैसे सकते हैं? फ़ोन के बारे में आपको मज़ीद डिटेल कैसे पता चलेंगी? तो ऑडियंस आपकी बात सुन तो लेगी लेकिन उसके बाद उसको ये पता नहीं चलेगा कि अब करना क्या है?
So you have to identify and tell your audience कि what do they do, what do they have to do next. अच्छा जी, ये तो हो गया आपका मेन आइडिया। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब तैयारी और प्रिपरेशन का हिस्सा है। फिर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आप जहाँ प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जिस जगह देने जा रहे हैं, आपने उसको भी एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉल में दे रहे हैं, आप किसी मीटिंग रूम में आपकी मीटिंग हो रही है, आपकी प्रेजेंटेशन किसी क्लासरूम में हो रही है, आपके पास स्पीकर है या नहीं है, उस कमरे में कितनी रोशनी है, आपके पास प्रोजेक्टर काम करता है या नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है या नहीं, उसके बाद आपके पास कोई व्हाइट बोर्ड की सहूलत है या नहीं, आप व्हाइट बोर्ड का मार्कर लेके जाएं या वहां आपसे मिल जाएगा आपको। वहां पे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, आपको लेजर पेन की जरूरत है, आपको प्रोजेक्टर की जरूरत है या नहीं, कितने लोग बैठे हैं, कितना बड़ा कमरा है, कितना छोटा कमरा है, ये सब चीजें जो हैं आप उसके अंदर, आप जहां पे खड़े होके आपने प्रेजेंटेशन या मीटिंग या जो भी बात करनी है, क्या आपके पास वहां किस किस्म का इक्विपमेंट है, उस जगह के बारे में आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर आप ये देखते हैं कि दिन की किस टाइम पे आपकी मीटिंग है, सुबह है, शाम है, रात है, उस हिसाब से आप अपनी मीटिंग को आइडेंटिफाई और कंडक्ट करते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि आपकी मीटिंग कितनी लंबी है, कितने लोगों ने उस आपसे पहले या आपके बाद बोलना है। आप बिला वजह को 10 घंटे की मीटिंग तो नहीं प्रेजेंटेशन रख सकते। जी मैम। ठीक है। अच्छा जी, आप उसके बाद फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस आती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि व्हाट अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग यू शुड हैव व्हाइल यू आर गिविंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, अब हम इसको जरा डिटेल में देखने जाते हैं। आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसका शुरू कैसा होना चाहिए, उसका स्टार्ट कैसा होना चाहिए, बिगिनिंग। आप शुरू करते हैं, हम सोच रहे हैं जी हमने सारी तैयारी कर ली है, हमने ऑडियंस के बारे में देख लिया, हमने अपना बेसिक आइडिया देख लिया, हमने सारी चीजें कर ली हैं, अब हम शुरू कैसे करते हैं। शुरू से मुराद ये है कि दफा ये सवाल पूछते हैं, कैन वी स्टार्ट, लेट द बॉल, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। छोटे छोटे फ्रेजेस हैं इस में ना, इस डॉक्यूमेंट में आपको ये बहुत सारी छोटी फ्रेजेस मिल सकती हैं कि ये जो चीजें आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंगेज योर ऑडियंस। ठीक है जी, आप गुडविल जेस्चर से शुरू कर देंगे, गुड कर सकते हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फेलो कॉलीग्स, मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन, थिंग्स लाइक दीज। ये आप इसके साथ उसके बाद फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब आपकी ऑडियंस को इल्हाम तो हुआ नहीं अनलेस एंड अनटिल कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, बहुत डिटेल्स है या आप बहुत फेमस चीज हैं स्टीव जॉब्स की तरह, लेकिन उसके बावजूद आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि 1500 घंटे का आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नाम, पोजीशन, कंपनी और आप क्यों वहां पे आज उनका टाइम ले रहे हैं। ठीक है जी, ये उसकी चंद एक एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर आप अपने टाइटल को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोग, मैं फिर बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन और मीटिंग को डिबेट से समझते हैं। वैसे ये डिबेट कंपटीशन नहीं होता। प्रेजेंटिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन इज नॉट डिबेट कंपटीशन, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसको आप डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। आप अपने टाइटल को एक्सप्लेन करते हैं कि आप वहां पे क्यों हैं। देखें जी, अगर आप किसी जगह पे किसी लोगों को बुला के बैठे हैं, आपने कुछ एक्सप्लेन करना है और आप अंधाधुंध शुरू हो गए हैं, आपकी ऑडियंस थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो जाती है कि अब आगे क्या सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप टाइटल एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद बताते हैं जी इसके बाद हम ये देखेंगे, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ साथ चलती रहती है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन हो गया, अब फैक्ट्स आएंगे, अब उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो आप एक्सप्लेन करते हैं अपने टाइटल को, आप एक्सप्लेन करते हैं अपने सब्जेक्ट को, आप एक्सप्लेन करते हैं कि अब इसके बाद क्या चीजें हैं जो आपने आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होंगी।
ठीक है जी। आप उनको ये भी बता सकते हैं कि आई विल स्पीक फॉर 15 मिनट्स, आई विल स्पीक फॉर 20 मिनट्स, ताकि आपकी ऑडियंस तैयार हो जाए कि अच्छा जी इतने मिनट्स के लिए इस बंदे को हमने इसकी बात सुननी है या समझनी है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप बताते हैं अपनी ऑडियंस को कि जी मेरा इस प्रेजेंटेशन के लिए आज मकसद क्या है। ठीक है जी। मेरा मेन एम क्या है आज आप लोगों को इकट्ठा करने का या एक्सप्लेन करने का, राइट। अच्छा जी, ये मीटिंग खत्म होने वाली है 1-1.5 मिनट में, तो आपके सीआर आप सबको दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, तो आप ऑफलाइन ना होइएगा। 40 मिनट के बाद ही ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, आप अपनी आउटलाइन एक्सप्लेन करते हैं कि आज में हम ये बातें करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जी 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन और कमेंट्स लेने के लिए। 2 तरीके, एक तरीका तो ये होता है कि आप यस मैम। दरमियान में आप ऑडियंस के साथ एंगेज हो जाएं, उन्हें कहें जी, जैसे मैं आपको कहती हूँ रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, या फिर आप ये कहते हैं कि जी आप इसके बाद इस पूरी प्रेजेंटेशन के बाद अपने क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, आप दरमियान में इनको एंटरटेन नहीं करना चाहते। तो ये भी आप पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी आप दरमियान में यू कैन रेज योर हैंड, या मैं आपके क्वेश्चन और आंसर्स आप लिख लें, मैं एंड में उनको एंटरटेन करेंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स को एंटरटेन करने के। ये तो जी आपका शुरू का हिस्सा होता है आपकी प्रेजेंटेशन का, जहाँ पे आप ये बताते हैं कि मैं क्यों, मेरा इंट्रोडक्शन है एंड थिंग्स लाइक दैट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा, ठीक है जी, मैं रिज्यूम करने लगी हूँ जी। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ओरल प्रेजेंटेशन की। पहले तो ये है कि हम बेसिक आइडिया बताते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद तो हम उसका सेंट्रल कंटेंट की तरफ आते हैं। सेंट्रल कंटेंट से मुराद ये है कि हमने बेसिक आइडिया जिसके पीछे हमने ये सारी कॉन्वर्सेशन करी है, हम वो उस उस कंटेंट की तरफ आते हैं। उसके अंदर कंटेंट का मतलब ये है कि आप जो चीज़ बताना चाहते हैं, अ, जिस चीज़ के लिए आपने वो मीटिंग कंडक्ट की है या वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम उसके ऊपर आते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप अपना बेसिक आइडिया बताते हैं। बेसिक आइडिया से उसके आप हिस्से बना लें। जैसे आपको याद होगा पैराग्राफ के अंदर आइडिया होते हैं, फिर कंक्लूडिंग आइडिया होते हैं। इसी तरह इस आइडिया को भी आप ऐसे ही इलैबोरेट करते हैं कि आप पहले इंट्रोडक्टरी अपने या कोई प्रोडक्ट या कोई आइडिया जिसकी चीज के बारे में भी आप बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप इंट्रोडक्टरी आइडिया देते हैं, उसको लिस्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5। ये बात अपने पल्ले बांध लें जी, that whenever you're trying to explain a concept, if you give it into points, ideas of 1 2 3 4 5, आपकी ऑडियंस आपके साथ इमीडिएटली लिंक हो जाती है, बजाय इसके कि आप पैराग्राफ की तरह उसको पढ़ते चले जाएं और बेरब्त उसको एक्सप्लेन करते जाएं। आपकी ऑडियंस आधे रिश्ते में आप उसको लूज कर देते हैं, या आप उतने इफेक्टिव नहीं रहते अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी दैट यू टेक योर ऑडियंस अलोंग विद यू। जैसे आप अपना कंटेंट पहले शेयर करते हैं, या फिर आप अपनी बात को पॉइंट्स में बता दें, या इंट्रोडक्शन पहले दें कि जी ये बात हम करने लगे हैं, फिर उसका सपोर्टिंग आइडियाज दें और फिर उसके कंक्लूडिंग आइडियाज हैं। ये इस पूरी चीज की जिस तरह ये मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ, आप जब उसके सपोर्टिंग आइडियाज देते हैं, आप उसकी एग्जांपल्स देते हैं, आप उसके फ्रेजेस देते हैं, आप रेफरेंसेस देते हैं, आप फैक्ट्स देते हैं। जब भी आप कोई बात एक्सप्लेन करने लगेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपकी बात को क्यों सुना जाए, आपकी बात को क्यों माना जाए? आपकी बात सुनी और समझी तब जाती है जब आप कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई रेफरेंस देते हैं, कोई नंबर देते हैं कि जी इसका ये प्लस है, ये इसका माइनस है, या आप कंपैरिजन देते हैं। तो ये सब चीजें आप अपने सपोर्टिंग आइडिया में जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है जी।
ये उसकी एग्जांपल्स हैं जो अब आपके सामने है। ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस आप इन सब चीजों को करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्टली जी जो मैंने आपको बताया, आपने अब ऑडियंस को बताना है कि अब आपने करना क्या है। आप जो इतनी आपने उनके जो 10, 15, 20 मिनट उनकी जिंदगी के लिए क्यों लिए और क्या उनको बात समझ आई है या नहीं आई। एंड में आप उनके क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करते हैं, उनको थैंक यू करते हैं, उनके टाइम का थैंक यू करते हैं, अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेजेंट करते हैं, बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे, सपोर्टिंग आइडिया, अचानक से उनकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है और वो चले जाते हैं। इससे पता ये चलता है कि आप अपनी ऑडियंस को ओपन एंडेड छोड़ के चले गए हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि अब आगे करना क्या है। सो आपने अपनी ऑडियंस का जितना इम्पोर्टेंट ओपनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ओपनिंग ऑफ द मीटिंग या प्रेजेंटेशन है, उतनी ही इम्पोर्टेंट क्लोजिंग है, बल्कि मैं कहूंगी क्लोजिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कोई खाना खाते हैं, वो या लेट्स से आप आलमंड्स या बादाम खा रहे हैं, आपने 5, 6, 7 बादाम खाए हैं, और अगर आखिरी बादाम या आखिरी आलमंड कड़वा आ जाए तो पिछला सारा टेस्ट नलिफाई हो जाता है। एंडिंग आपके आपकी एंडिंग आपकी प्रेजेंटेशन की उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वो एक आफ्टर टेस्ट छोड़ती है, वो एक आफ्टर आइडिया छोड़ती है, वो एक एंडिंग आपके पूरे 15-20 मिनट की एफर्ट का एक इम्पैक्ट छोड़ती है आपकी ऑडियंस के ऊपर कि ये बंदा या ये बंदी ये बात करके है और इसका ये रिजल्ट है। तो आपकी एंडिंग या आपकी कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ व्हाट एंड हाउ यू आर गोइंग टू से थिंग्स। ठीक है जी। Okay ji, can you guys stop talking about the books and concentrate on what I am saying? इसका मसला ये निकलता है कि इस किस्म के कॉन्सेप्ट को एक तो एक्सप्लेन करना पहले ही मुश्किल है, ऊपर से आपको बुक्स की टेंशन पड़ गई है। जो बात हो रही है अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियों, पहले वो सुन लो, उसके बाद बुक का इशू भी रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, डीलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आता है जी आपके एंड का, आपकी प्रॉब्लम का एंड, आपकी प्रेजेंटेशन का एंड। उसमें आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपको, जो मैंने कहा कि लेट्स से आप अपनी ऑडियंस के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात तो ये है, बहुत सारे लोग जब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं। उनको लगता है मैंने इतनी मेहनत की है, और आप जैसे कोई 2-4 शरारती लोग अगर बीच में हों तो वो बात की डायरेक्शन को चेंज करने लगते हैं। You as a presenter, it is your responsibility to keep a calm. आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, राइट? यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। यू हैव टू, अगर आपसे कोई डिफिकल्ट या अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है तो पहली बात तो ये है, आप उनसे पूछते हैं कैन यू, एक टिप इसमें ये है कि आप उनसे पूछते हैं कि आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। फौरी तौर पे आपको सोचने का, ये टिप है जी, आपको सोचने का मौका मिल जाता है कि बंदा चाह क्या रहा है। जो सवाल पूछ रहा है वो भी थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता है। फिर आप बड़े कामली और पेशेंटली उसको एक्सप्लेन करते हैं, कम से कम लफ्जों में अपनी मैक्सिमम पॉइंट को इलेबरेट करते हैं। अगर आप एक आर्ग्यू और कोशिश करते हैं कि जो बंदा सवाल पूछ रहा है उससे आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना, कि सवाल का जवाब और फिर सवाल का जवाब, वो पूरी ऑडियंस जो है ना उसको वो कॉन्वर्सेशन याद रह जाएगी और जो आप असल बात कहना चाह रहे हैं वो भूल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू लूज द ग्रिप ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, इसमें एक और बात आपकी किताब में भी लिखी हुई है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का तरीका। आपको ये तो पता चल गया है कि आपने कहना क्या है, कैसे कहना है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी मैंने आपको बताया कैसे बनानी है। अब उसके साथ आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है, पता चल गया जी, इंट्रोडक्शन ये है, मिडिल हिस्सा ये है, एंड ये है। आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी बना ली बड़ी अच्छी, जिस तरह के उसके रूल्स हैं डिजाइन के, आपने वैसे सारे रूल्स इम्प्लीमेंट कर लिए। आपको पता भी अब आपने
बोलना क्या है, कैसे बोलना है, सवाल कहाँ पे पूछने हैं, सवाल का जवाब कहाँ पे लेना है, आपने ओपनिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें आपको, अब आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको काइंडली गौर से सुने, या ये मजाक नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज सपोज टू हैपन। बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि हम बोल नहीं सकते या हमें कॉन्फिडेंस का इशू है, आप पॉइंटर्स बनाइए जी, ओपनिंग, क्लोजिंग और एंडिंग। आपने जुमले याद नहीं करने, पहली बात, पॉइंटर्स लिखने हैं। एक पेपर ले लें, एक चिट ले लें और उसके ऊपर पॉइंटर्स लिखें। उन पॉइंटर्स को पढ़ के खुद से जुमले बनाएं। जब आप जुमले याद करते हैं ना, तो वो रट्टा लगता है। कहीं पे भी आपका जुमला आपको भूला, आपको अगला जुमला भूल। पर वन, उसका जुमला आपने रन टाइम पे खुद बनाना है। पॉइंटर नंबर 1, पॉइंटर नंबर 2, पॉइंटर नंबर 3। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को रटा नहीं मारना। स्लाइड्स आप इसीलिए बना रहे हैं कि जो चीज आपको याद ना करनी पड़े वो आप स्लाइड्स पे लिख लें। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये नीचे लिखा हुआ है। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, फोटोज, इमेजेस, वीडियोस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीजें आपकी स्लाइड्स पे होनी चाहिए। एक दो जुमले ताकि आपको याद हो कि आगे क्या बोलना है। ठीक, आपने ये तक बताना है कि किस जगह पे आपने कोई मजाक की बात या सीरियस बात करनी है। ठीक, ये अचानक से लोग नहीं करते, ये सब प्रेपरेशन से आती है, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपने सारे पॉइंटर्स बना लिए और आपको पता है जी अब इसके क्या जुमले बनाने हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ये बात बहुत अजीब लगती है बट ये ऐसे ही है। और अपनी स्टॉप वॉच अपनी घड़ी पे देख लें और उसके जुमले बनाने शुरू करें। शुरू से लेके एंड तक अपने आप को मिरर में देखें और पॉइंटर्स बनाएं। पॉइंटर को देखते जाएं और ये देखते जाएं कि अब अगला पॉइंट क्या होना है। जब आप पूरी प्रेजेंटेशन देख ले तो स्टॉप वॉच को देखें कि आपने क्या अपनी सारी बातें अपने गिवन टाइम पे करनी है। होता क्या है कि हम लिखते तो हैं, जब हम बोलने लगते हैं तो उस हमने अपनी तरफ से 15 मिनट की प्रेजेंटेशन बनाई है, लेकिन हम उसको ले जाते हैं 30 मिनट तक। हम उसमें बहुत गैर जरूरी बातें इंक्लूड करते हैं या बहुत सारी बातें रिपीट करते हैं। फिर आप उसमें से चीजें आइडेंटिफाई करें जी, मुझे कहाँ भूल रहा है। वो जो आप अच्छा, इस सब चीजों के साथ अपनी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है। आपने पॉइंटर्स लिखने हैं, टाइमर लगाना है, शीशे के सामने खड़े होना है, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है। जब आप वो रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे तो आपको आइडेंटिफाई पता हो जाएगा कि आप कहाँ भूल रहे हैं, कहाँ रिपीट कर रहे हैं और कहाँ आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है। वो हिस्सों को आइडेंटिफाई कर लें और प्रैक्टिस करें। उसके बाद दोबारा करें यही प्रैक्टिस। शीशे के आगे खड़े हो जाएं, पॉइंटर्स बना लें, टाइमर नोट कर लें और रिकॉर्ड करें। आप यकीन माने तीसरी या चौथी बार में आपका टाइम भी कंट्रोल में आ जाएगा, आपके जुमले भी बनने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उन सब लोगों को, सब के लिए। ये सब लोग करते हैं, बड़े से बड़े लोग और छोटी सी छोटी प्रेजेंटेशन देने वाले। मुल्क के प्रेसिडेंट्स भी। जी समर, आपने हैंड रेज किया है। एनीवेज, कोई कह रहा है जी मुझे अपनी आवाज सुननी नहीं अच्छी लगती रिकॉर्डिंग में। भाई अगर आप अपनी आवाज भी नहीं सुन सकते तो उन गरीबों का क्या कसूर है जिन्होंने आपकी आवाज प्रेजेंटेशन में सुननी है। एनीवेज, इसी को बेहतर बनाने के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं, राइट? So Yes, ma'am. this is what is the basic idea is। आपने अपनी आवाज को इतना ट्यून कर लेना है कि उसके फ्लॉज, उसकी प्रॉब्लम्स आपकी ऑडियंस को ना सुनाई दे।
ये बात याद रखें, जितने अच्छे क्रिटिक आप खुद अपने हो सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जितनी प्रॉब्लम्स आप अपने अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सिंस आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने अंदर, आप ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को 50% भी ठीक कर लेंगे तो ऑडियंस को उसमें से 2% प्रॉब्लम्स भी नजर नहीं आएंगी। या आज आप मेरी बात लिखवा लें, दिस इज हाउ इट इज डन, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। दूसरी प्रेजेंटेशंस जहां पे लिखी जा रही हैं, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, दिस इज फॉर अ फैक्ट। अगर आपको मटेरियल प्रिपेयर करने में, ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट्स प्रेजेंटेशन बनाने में 8 घंटे लगते हैं ना, तो इससे 3 टाइम्स ज्यादा लगेगा सिर्फ उन चीजों को तैयारी करने में। 3 टाइम्स। कि अगर आपको लगता है आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना ली हैं और मटेरियल बना लिया है और आप जाकर के प्रेजेंट कर देंगे, गलत। अगर उस पे आपके 3 घंटे लगे हैं तो आपको उसकी तैयारी करने और बोलने में 9 घंटे लगेंगे विदाउट ब्रेक। तो फिर आप इस काबिल होंगे कि वो 3 घंटे बोल सकें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको लगता है कि बोलना और प्रेजेंट करना इतना आसान है तो इस पर इतनी दुनिया, इतनी किताबें ना लिखती। But once you get the idea, but once you get the practice, you will be good at it. इंशाल्लाह। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आसमान से कोई नहीं आएगा कि आके आपको बताए कि जी दिस इज हाउ इट इज डन, और आप सुबह उठेंगे और आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। डजंट वर्क लाइक दैट। आकिब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? एनीवेज, द पॉइंट ऑफ द मैटर इज you will have to practice in order to be a good presenter. ये बगैर प्रेपरेशन, बगैर तैयारी के नहीं होगा। ठीक है जी। ये वो डिजाइन, आगे चलते हैं, ये वो डिजाइन के रूल्स भी हैं जो हमने डिजाइन डॉक्यूमेंट में पढ़े थे कि आप पॉइंटर कैसे यूज करते हैं। आपको अगर आपको पता हो कि आपने माइक्रोफोन यूज करना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी और तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि माइक्रोफोन में आपकी आवाज थोड़ी डिफरेंट आती है। आपने डायग्राम्स यूज करने हैं, आपने लिस्ट यूज करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दैट। अच्छा जी। उसके बाद ये है कि कैसे हैं जो हमने डिजाइन डॉक्यूमेंट में पढ़े थे। अच्छा, इसमें एक और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपको पहले अपना इक्विपमेंट वहाँ पे टेस्ट करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयारी शारी ये वो कर लेते हैं, लेकिन जब कहीं जाके उसको प्लग इन करते हैं, या प्रोजेक्टर नहीं चलता, या माइक नहीं चलता, या पॉइंटर नहीं चलता, या रोशनी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप एक दफा अपनी सारी तैयारी कर लें, जहाँ पे आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक दफा विजिट करें, वहां पे अपना प्रोजेक्टर स्लाइड्स एक दफा टेस्ट करें, माइक्रोफोन के उसमें कमी बेशी जो आपको करनी है वो कैसे करनी है। उससे ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा इक्विपमेंट इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल ठीक चलता है। अगर आप इतनी तैयारी करके आते हो, जहां आपने प्रेजेंट करना, वहां जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर हो जाता है। आपने अपने आप को परेशान नहीं होने देना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। पिक इट अप एंड स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो। ठीक है जी। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज आइडियाज। ये विजुअल प्रेजेंटेशन की बात है। रिटोरिकल क्वेश्चंस जी, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जिनका आप सवाल खुद पूछते हैं और खुद ही उसका जवाब देते हैं। उसमें ये नहीं होता कि आप ऑडियंस से जवाब लें। ऑडियंस से जवाब देंगे तो आप जैसे कोई 2-4 शरारती बीच में होंगे, आपको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएंगे। रिटोरिकल क्वेश्चन से मुराद यह है कि आप खुद से पूछते हैं कि इज दिस रियली पॉसिबल, एंड देन यू स्टार्ट गिविंग द आंसर योरसेल्फ। ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है ऑडियंस को इंगेज रखने का, ऑडियंस को इंगेज करके उनको ये आइडेंटिफाई करने का कि जो आपके ज़हन में सवाल है वो मैं ऑलरेडी, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको एंटरटेन कर रहे हैं।
अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बॉडी लैंग्वेज। आप जैसे खड़े हो रहे हैं, आपने जैसे कपड़े पहने हैं, आप जैसे आपकी आवाज़ की पिच कैसी है, ये सब चीज़ें नोट होती हैं और ये बताती हैं कि आप कितने स्केर्ड हैं या आप कितने परेशान हैं। अगर आप परेशान नहीं हैं तो आप नॉर्मल नहीं हैं। यूजुअली हर बंदा प्रेज़ेंटेशन देते वक़्त थोड़ा परेशान होता है। अम, आपने वो परेशानी ज़ाहिर नहीं होने देनी। दैट्स द बेसिक रूल। उसके चंद एक तरीके हैं। अपने हाथ में कोई चीज़ रख लें, कोई पेन, कोई पॉइंटर, एनीथिंग व्हिच डज़ नॉट मेक एनी नॉइज़। ठीक? उससे आपकी नर्वसनेस जो है वो कम हो जाती है और वो दिखती नहीं है। बड़े दफ़ा आपको लोगों के हाथ काँपते हुए नज़र आते हैं। सो यू डोंट हैव टू शो इट। आपकी आवाज़ में ठहराव होना चाहिए। वो तभी आता है अगर आपने प्रैक्टिस की हो। आपकी नर्वसनेस शो नहीं होनी चाहिए। वो उसमें मैंने आपको तरीका बताया, आप अपने हाथ में कुछ ठीक है, वो कुछ भी आप अपने हाथ में पेन पॉइंटर रख लें जो कि नॉइज़ क्रिएट नहीं करता। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट से मुराद ये है कि यू हैव टू लुक एट द ऑडियंस। कुछ लोग ना हवा में देखना शुरू कर देते हैं, आसमान की तरफ, और रटा उनके मुँह से बोलना चला जाता है, या ज़मीन को घूरने लगते हैं, या कोई एक बंदे को घूरने लगते हैं। ये सब भी नर्वसनेस आपकी शो करते हैं। आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं। ये नहीं कि आप जॉगिंग शुरू कर दें रोस्ट्रम के ऊपर। थोड़े बहुत कदम ले सकते हैं। आप थोड़ी बहुत ऑडियंस एक बंदे को देख सकते हैं, दूसरे को आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नज़र आने चाहिए प्रेज़ेंटेशन के वक़्त। ये नहीं कि किसी ने रोबोट, एक रटा मारता हुआ रोबोट को आपने स्टेज पे खड़ा कर दिया, चलें जी आप अपने जो रटा याद किया है वो सुना दें। सो ऑल दीज़ थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है जी। ऑल दीज थिंग्स आर नेगेटिव थिंग्स जो कि आपकी प्रेजेंटेशन में। अच्छा, इसमें एक और बात प्रोनाउंसिएशन की है। प्रोनाउंसिएशन, अगर आप, मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको लैंग्वेज में इश्यूज हैं, आप समझते हैं ये लैंग्वेज में इश्यूज हैं, तो काइंडली जो वर्ड्स आपको लगता है आप सही नहीं बोल रहे, कोई कंपनी का नाम है, किसी बंदे का नाम है, उसको गूगल पे जाके उसकी प्रोनाउंसिएशन सुन लें। ठीक? उससे होता ये है कि आप गलत नहीं बोलते। ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो उस जुमले का, उस Yes, लफ्ज ma'am. की सही प्रोनाउंसिएशन समझ सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, go online and hear the pronunciation of the correct pronunciation। उसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगी। बात फिर वहीं खत्म होती है। You have to practice if you think you have issues। ये कहना कि मुझसे होता नहीं है, मुझे बहुत इश्यूज हैं, मुझे इंग्लिश का लैंग्वेज का, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये इश्यूज तो रहेंगे, चाहे कुछ कर लें आप। अब प्रैक्टिस में मैंने आपको तरीका बता दिया है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रैक्टिस and you will have to go through this। अच्छा जी, this is the end of the topic। यूजुअली ऐसे होता है कि इसके बाद हम एक लाइव प्रेजेंटेशन का सेशन रखते हैं, लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। ये दो लोगों ने अपने रेज हैंड किए हैं, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। पहले भी दो लोगों ने किया, बोलता कोई नहीं है। वसीम, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना था कि आपने जिस तरह पहले एक दफा बताया था कि वो जो न्यूज़ चैनल के ऊपर एक एंकर का आपने जिक्र किया था कि वो करते हैं शो, और वो इस तरह अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं कि बाद में मैम ये दोबारा बताइएगा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का कैसे करना है। ठीक है, ये बताइए। देखें जी, ये मैं नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का बता देती हूँ। मैं पहले वसीम देखें, वसीम ये सब म्यूट कर देंगे प्लीज। हाँ, द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, जो न्यूज कास्टर की मैंने एग्जांपल दी थी वो उनका तरीका है। आपने किसी का तरीका फॉलो नहीं करना बच्चे। यू हैव टू मेक योर ओन वे ऑफ डूइंग इट, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं।
आप कर सकते हैं, बिल्कुल स्टोरी से शुरू करें, बहुत अच्छा तरीका है ये। इंट्रोडक्शन दें अपने टॉपिक का, उसके बाद स्टोरी से आप शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत मैटर करती है आपकी प्रेजेंटेशन में, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन में। बट पॉइंट ये है, आप वो तरीका सोच लें, उसको प्रिपेयर करें, लेकिन जब आप रोस्ट्रम पे आते हैं, जब आप स्टेज पे आते हैं, उसको आप उस तरीके से एग्जीक्यूट ना कर सके, उसका फायदा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर तो आपको लगता है कि आप उसको क्लियरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप करें। लेकिन अगर आप उसको एग्जीक्यूट, देखें, अगर आप कोई मुश्किल तरीका उठाते हैं ना और उसको अगर तो वो चल जाए तो बहुत जबरदस्त है, वो तो 100% रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर वो फ्लॉ हो और उसमें इशू रह जाए और आपने प्रैक्टिस सही नहीं की या आपने सही से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, वो उतना ही नुकसानदेह भी होता है। Right? So the point of the matter I'm trying to tell you is that आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग करने में अच्छा तरीका आता है, आप जरूर करें, बट उसमें फ्लॉ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, नेगेटिव लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का मैं ये बता रही थी, बॉडी लैंग्वेज का बच्चे, आई वाज सेइंग कि जब आप नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से मुराद ये है कि आप दो चार चीजें हैं नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में जो आती हैं। अजान हो रही है, थोड़ा ब्रेक ले लें। जी मैम अजान हो रही है, 2 मिनट ब्रेक ले लें। ठीक है जी। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से मुराद ये है, ये इसमें लिखा हुआ है, चंद एक चीजें हैं जो कि नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। उसमें ये है, या आई कांटेक्ट है, आप ऑडियंस को डायरेक्ट आई की तरफ किसी को घूरते रहें, आप क्योंकि नर्वस होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नर्वसनेस को जाहिर करे, वो एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज कंसिडर होती है। रोस्ट्रम के पीछे खड़े होना, जेब में आप पॉकेट्स में हाथ डाल लेते हैं, बार बार अपनी कपड़े ठीक करते हैं, फीमेल्स अपने दुपट्टे को बार बार ठीक करती हैं, बंदे अपनी कीज को के साथ, वो वो पॉइंट ये है कि देखने वाले को नजर आ रहा होता है कि यू आर नर्वस। नर्वस होना, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, नर्वस होना बुरी बात नहीं है, पर सो द पॉइंट द मैटर इज, आपने अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है, और ये नर्वसनेस तभी कम होगी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। मैं बार बार आपसे यही बात कर रही हूँ, जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप उसको 2 4 5 6 बार प्रैक्टिस करते हैं, आप में जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती जाएगी, आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करते जाते हैं। ये सब चीजें आपकी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होती है। और कोई सवाल जी? anything else you want to ask? मैम बैक एंड फोर्थ लाइक अ पेंडुलम, इसको हम फिजिक्स से कैसे कोरिलेट करें? जी मैम ये जो लिखा हुआ है सेइंग बैक एंड फोर्थ लाइक अ पेंडुलम, ये लाइन मैम जरा क्लियर कीजिएगा। इसका मतलब बच्चे ये है, इसका मतलब आपने पेंडुलम देखा है कभी, जो घड़ी के नीचे होता है? पेंडुलम देखा है। इसको इसका 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 एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप, ये नेगेटिव लैंग्वेज में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैंने पहले ही आपको कहा, आपने अपनी नर्वसनेस को कम करने के लिए, कुछ लोग अपने स्टेज के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, कभी राइट से लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो इतने नर्वस होते हैं कि वो पेंडुलम की तरह कांस्टेंट चलते हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट।
बजाय इसके कि वो अपनी नर्वसनेस कम करें, वो ज्यादा शो करते हैं। That's what I'm saying. आपने बैलेंस क्रिएट करना है। आपने इतना नहीं चलना फिरना शुरू कर देना स्टेज में, जैसे पेंडुलम होता है कि आप कांस्टेंट ही चलते फिरते ये रहे। तो होगा। ठीक है, so that's what you have to do. You have to create a balance on whatever and whatever you do. जी वसीम, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? मैम ये पता नहीं किसका जिसका ये वायरस कैसे फैला, समझ ही नहीं आ रहे। आप लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? माइक ऑन है ना, मैं नहीं बताऊंगा। वसीम आप बोलो बच्चे। मैम यही कह रहा था मैं, ये जो सारे बोल रहे हैं ऐसे समझ ही नहीं आ रही। आप बोलती हैं वो बीच में कोई ना कोई बोल पड़ता है, वो आवाज सही तरह पहुंच ही नहीं रही। बहरहाल ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपके सीआर साहब आपके साथ शेयर कर सकते हैं, इसको दोबारा से एक दफा सुन लीजिएगा। मैं फिर कह रही हूँ, ये एक बड़ा इलेबोरेटिव सब्जेक्ट है और प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर काफी प्रैक्टिस और बड़ी हेल्प की जरूरत है। कि ये वायरस कैसे फैला, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक जी, सो काइंडली आप इसको एक दफा रिव्यू कर लेंगे, इस रिकॉर्डिंग को एक दफा देख लें, इसको ध्यान से सुन लें, इस टॉपिक को देख लें, बड़ा इलेबोरेटेड टॉपिक है। इसमें जो भी इशू होगा मैं इंडिपेंडेंटली भी करूँगी, इसको आपके साथ शेयर कर लूंगी। लेकिन फिलहाल अब अपनी ब्रोशर्स की की असाइनमेंट को करें, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द की टू इट। सेकेंडली ये है कि सेकेंडली ये है कि अगर मुझे आपके सीआर्स जो हैं वो एक्सप्लेन अपनी अपनी प्रेजेंटेशन भेज दें, अपनी असाइनमेंट भेज देंगे, उसमें जो इश्यूज होंगे मैं आइडेंटिफाई करके मैं बता दूंगी। अदरवाइज फिर 1-2 दिन तक आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को इकट्ठा करके तो काइंडली आप मुझे कंपाइल करके दे दीजिएगा दोनों सीआर्स, और इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। ये ओरल प्रेजेंटेशन का था हिस्सा। अगली दफा हम किसी और चीज को भी देखेंगे। जी सकलैन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चे? मैम वो मैं ये कह रहा था कि मैं असाइनमेंट आपको भेज दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इनसे मीटिंग अरेंज करके इनको मैं सारी विद इन डिटेल बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। मुझे अटेंडेंस मार्क करके इवनिंग ए का भी मैंने लास्ट टाइम भी आपसे दरख्वास्त की थी कि एक एक्सेल की शीट के ऊपर काइंडली अटेंडेंस भी मार्क करके दिया करें। आप स्क्रीनशॉट्स तो देते हैं, उसके अलावा भी मुझे मार्क करके दे दिया करें ताकि मैं उसको मैं अपने पास रिकॉर्ड रख लूं। ठीक है जी, मैम थैंक यू वेरी मच। वो जी मैं जी, आपको दूंगा। ठीक है, ये इवनिंग ये वाले भी जरा इसको देख लें। Thank you very much जी। Everybody stay safe, stay home, and I hope everybody is fine in their houses. इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आसानी करे सब लोगों के लिए, and I hope कि हम जल्दी से नॉर्मल पे आ जाएं। Thank you very much जी। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।